आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो प्रोग्रेसिवली डिस्टर्बिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं। मतलब कि दूसरी वाली स्टोरी पहले वाली से ज्यादा डिस्टर्बिंग होगी। बहुत टाइम हो चुका है, आप लोगों ने लाइक बटन के साथ गुलू गुलू नहीं किया। आप लाइक बटन को पकड़ के उसके साथ गुलू गुलू कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को भी थोड़ा छेड़ दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। हमारे इस पहले इंसिडेंट को समझने के लिए हमें रशिया के कजान शहर में जाना पड़ेगा और टाइम था जून 2011 के शुरुआती दिनों का। और यहीं पर रहने वाली फगीलियो नाम की ये महिला जब जून 2011 के शुरुआती दिनों में एक दिन सुबह सुबह उठी, तब उठते ही उसको आंखों के सामने अंधेरी सी आ गई। उसको बस अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा था, बट उसने खुद को संभाला और ध्यान से इधर उधर देखने लगी कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन उसके माइंड में ये भी था कि डॉक्टर्स ने उसको नोजिया की दवाइयां वगैरह दी हुई हैं और उन्हीं का ये रिएक्शन हो सकता है, कहीं उसको सिडेशन में ना भेज दिया गया हो। और साथ में डॉक्टर्स ने उसे स्ट्रेस ना लेने की सलाह दी हुई है। ये सारी बातें माइंड में लेकर वो अपने बेड से उतरी, सीधा अपने लैपटॉप पर गई और मेल डालने लगी, क्योंकि आज उसको लीव चाहिए थी। उसकी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो लीव वाला मेल डालकर उसने लैपटॉप बंद किया, अपने कमरे से बाहर निकली, सीधा अपने लिविंग हॉल में गई जहां पर उसके पति फजीली बैठे हुए थे। उनके साथ जाकर सोफे पर बैठी उनको बताने लगी कि उनको आज थोड़ा और ज्यादा नोजिया फील हो रहा है और इसलिए उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। दोनों बहुत ज्यादा खुश। फजीली ने फगीलियो को कहा कि चलो इसी बात पे चाय हो जाए। जैसे ही फगीलियो वहां से उठी किचन में जाने के लिए, बट इससे पहले कि फगीलियो किचन के अंदर पहुंच पाती, उससे पहले ही उसकी छाती के अंदर बहुत जोर से दर्द हुआ और वो वहीं पर कोलैप्स कर गई, वहीं जमीन पर गिर गई। और जैसे ही जमीन पर गिरने की आवाज पीछे बैठे उसके पति फजीली ने सुनी, उसने तुरंत घूमकर देखा और अपने पत्नी को जैसे ही जमीन के ऊपर गिरा हुआ देखा, वो तुरंत वहां से उठकर सीधा अपनी पत्नी के पास गया, उसको हाथों में लेकर उसके मुंह के ऊपर थोड़े थप्पड़ मारने शुरू किए ताकि वो होश में आए, क्योंकि उसकी पत्नी फगीलियो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। जब फजीली की सारी कोशिशें नाकाम रही तो वो तुरंत अपने फोन पर भागा और वहां का इमरजेंसी नंबर 112 डायल किया। कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस चाव चाव करते हुए मौके पर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर्स वहां से उतरे। डॉक्टर्स ने फगीलियो को अपने स्ट्रेचर पर लिया, उसको एम्बुलेंस के अंदर लोड किया, बट इस टाइम तक डॉक्टर्स ये कंफर्म हो चुके थे एम्बुलेंस के अंदर बैठे बैठे ही कि फगीलियो सांस तो बिल्कुल भी नहीं ले रही। फिर भी वो उसकी कोशिश करते हुए सीधा उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां जाकर डॉक्टर्स को जब दिखाया तो डॉक्टर्स ने उसे डेड घोषित कर दिया और इसकी मौत का कारण फजीली को बताया कि इसको हार्ट अटैक आया था और इसी से इसकी मौत हो गई। अब ऑब्वियसली फजीली, जिसकी पत्नी की कुछ ही मिनटों पहले मौत हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा टूट गया अंदर से। उनकी शादी को तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था। इतने टाइम साथ रहने के बाद एकदम से अलग हो जाना ये फजीली के लिए बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं था। वो बहुत जोर जोर से हॉस्पिटल के अंदर ही रोने लग गया, बट उसने फोन करके अपने रिलेटिव्स को भी बुलाया और सभी रिलेटिव्स जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे तब उन सभी ने फजीली को बताया कि देखो, हमारे रिलीजन के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से कोई भी अगर हमारा यारा प्यारा परिवार वाला मरता है तो उसका 24 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार भी करना है। तुम अंतिम संस्कार की तैयारी करो, जिंदगी है ये ऐसे ही निकल जाएगी, आना जाना लगा रहता है, आज ये गई है कल तुम जाओगे। अपनी आंखों में आंसू लेकर फजीली ने वहीं के एक फ्यूनरल होम में फोन किया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसका शव अगर तुम ले जाओ। असल में बाहर के विदेश वाले लोग फ्यूनरल होम का सहारा लेते हैं किसी का भी अंतिम संस्कार करने के लिए, क्योंकि सारी भड़क बोलेंगे अंतिम संस्कार की, उसकी तैयारियों की, उसके सारे प्रिपरेशन की। हमारे यहाँ तो जैसे शमशान घाट में लेकर जाएंगे, वहाँ ऐसी जरूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ गाड़ी के अंदर डेड बॉडी को लोड करके सीधा फ्यूनरल होम के अंदर लिया जाता है ताकि उसकी वो लास्ट प्रेयर्स वगैरह कर सकें और उसके बाद उसको दफना दिया जाता है। फजीली अपनी पत्नी फगीलियो की बॉडी को वहीं फ्यूनरल होम वाली गाड़ी के अंदर लोड करवा कर सीधा अपने घर निकल चुका था। अगली सुबह जैसे ही वो उठा, उसने अपनी तैयारियां करी। मन के अंदर उसके बहुत ज्यादा दुख था कि उसकी पत्नी अब उसके पास नहीं रही। नहा धोकर काले रंग का वो कोट पैंट वगैरह डालकर, आपको पता होगा कि बाहर के देशों में अंतिम संस्कार के टाइम पर काले रंग का कोट पैंट पहना जाता है किसी किसी धर्म में, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, किसी किसी धर्म में। फजीली ने अपना काले रंग का कोट पैंट डाला, अपनी गाड़ी उठाकर सीधा फ्यूनरल होम में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है, सारे उसके रिश्तेदार यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं। वो बिल्कुल चुपचाप फ्यूनरल होम के अंदर घुसा और जैसे ही सभी रिश्तेदारों ने उसको देखा, सभी रिश्तेदार चुप हो चुके थे, उसको पीछे से सांत्वना देने लगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी है ऐसे ही चलती रहेगी। सभी की सांत्वना लेते हुए फजीली धीरे 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 कर उसमें आगे बढ़ता रहा। आपने देखा होगा फ्यूनरल होम में सामने एक बहुत बड़ी मेज सी लगी होती है और उसके सामने बहुत सारी कुर्सियां लगी होती हैं जिनके ऊपर वो रिश्तेदार वगैरह जितने भी उसके दोस्त हैं वो सारे बैठते हैं, सभी अपनी अपनी प्रेयर्स देते हैं मरने वाले के लिए। और जैसे ही फजीली उस हॉल के अंदर घुसा, उसने देखा कि सभी उसके रिश्तेदार वहां बैठे हुए हैं, उसको धीरे धीरे सांत्वना दे रहे हैं और फजीली उन सभी को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ गया। उसने आगे देखा मंच के ऊपर उसकी पत्नी का ताबूत रखा हुआ है, उसकी पत्नी की डेड बॉडी ताबूत के अंदर रखी हुई है और उसका ढक्कन भी खुला हुआ है जिसके अंदर उसकी पत्नी लेटी हुई थी। बट वो अपनी पत्नी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि इन फ्यूनरल होम वाले लोगों ने फगीलियो की डेड बॉडी का बहुत भयंकर मेकअप किया हुआ था। उसकी आंखों में बड़ा बड़ा आईलाइनर वगैरह, ये भी जो भी ये लड़कियां यूज करती हैं मुझे नहीं पता, वो बहुत सारा मेकअप करके उसको एकदम गोरा चिट्टा निकाला हुआ था। और जैसे ये चीज फजीली ने देखी उसको बहुत अजीब भी लगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने जिंदा रहते हुए कभी मेकअप नहीं किया, लेकिन ये लोग इसका मेकअप क्यों कर रहे थे। इस बात से थोड़ा सा गुस्सा होकर फजीली ने वहीं खड़े फ्यूनरल होम के एक वर्कर को बुलाया और कहा कि इधर आ। फजीली ने कहा कि इतना मेकअप
आज तक मेरी बीवी ने इतना मेकअप कभी नहीं किया। तो फ्यूनरल होम वाले ने कहा, देखो मरने के बाद बॉडी फूलने लगती है, उसके अंदर अलग अलग बैक्टीरियाज पैदा होने लगते हैं, और क्योंकि हम इसको जस्ट एक जिंदा इंसान की तरह दिखाना चाहते हैं, जो भी इस डेड बॉडी को देखे उसको लगे कि ये अभी भी जिंदा है, और इसीलिए इसको एक इल्यूजन वाला जीवन देने के लिए हमने इतना मेकअप किया हुआ है। खैर फजीली ने उसको वहां से भगाया और सभी रिश्तेदारों के बीच में जाकर खड़ा हो चुका था। कुछ देर तक अपने रिश्तेदारों से बात करने के बाद फजीली दोबारा से उठा और सीधा अब की बार मंच पर गया अपनी पत्नी के ताबूत के बिल्कुल सामने, और उसके पीछे पीछे सभी उसके रिलेटिव्स भी उसी मंच के ऊपर चढ़ चुके थे। अब एक उन्होंने घेरा बना लिया इस ताबूत के चारों तरफ, और सभी अपने हाथ ऐसे पकड़कर, वहां देखा होगा आपने कि किसी की भी प्रेयर करते टाइम वो अपने हाथ इस तरीके से पकड़ लेते हैं, एक दूसरे के हाथ, खुद के हाथ नहीं, एक दूसरे के हाथ पकड़कर ऐसी चैन सी बना लेते हैं। सो सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और अपनी अपनी प्रेयर्स इस मरने वाले इंसान के लिए गा रहे थे। सभी प्रेयर गाते हुए अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, और उस टाइम पर फजीली के साइड में उसकी मां खड़ी थी जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। सो प्रेयर गाते हुए सभी अब एक साथ प्रेयर गा रहे थे, बट उसकी मां ने एकदम से वो प्रेयर ना गाकर बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और जैसे फजीले ने नोटिस किया कि उसकी मां रो रही है, सो उसने अपनी आंखें खोली, अपनी मां की तरफ देखा। उसको लग रहा था कि उसकी मां को भी बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि उसकी बहू मर चुकी है। सो जैसे उसने अपनी मां की तरफ देखा, उसकी मां बहुत हैरानी वाली आंखों से उस ताबूत की तरफ देख रही थी। सो जैसे ही फजीली ने अपनी मां की आंखों के सहारे उस ताबूत की तरफ देखा, लिटरली उस टाइम पर कहीं ना कहीं फजीली को भी हार्ट अटैक आने वाला था। क्यों? क्योंकि फजीली की पत्नी फगीलियो अभी तक जिसकी लाश उस ताबूत के अंदर लेटी हुई थी, वो लेटी ना रहकर बल्कि बैठ चुकी थी। जैसे ये चीज फजीली ने देखी, उसको विश्वास नहीं हुआ वो जो चीज देख रहा है क्या वो सच है भी या नहीं। उसने भी अपनी प्रेयर रोकी और बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जितने भी लोग खड़े थे, इन लोगों ने भी अपनी प्रेयर रोकी, और सभी लोग अब फगीलियो को देखकर हैरान थे। ऑब्वियसली वो मर चुकी थी, और इस तरीके से बैठना सभी को बहुत बहुत ज्यादा डरा भी रहा था। दूसरी तरफ सामने बैठी हुई फगीलियो, उसने अपनी आंखें पूरी खोल रखी थी, और सभी जो लोग उसके सामने चारों ओर खड़े थे, उन लोगों को बहुत हैरानी वाली आंखों से देख रही थी। और उसने अपने हाथ जो कि उसके पहले से नीचे रखे हुए थे, उसने अपने हाथों को उठाया और दोनों तरफ ताबूत को पकड़ा और इधर उधर देखने लगी। और देखते देखते उसके गले से ग्राउलिंग आवाजें आने लगी, ऐसे डीप चिल्लाने की आवाज। वो चिल्लाना चाह रही थी लेकिन चिल्ला नहीं पाई। बट फगीलियो की आवाजें सुनकर उसके रिश्तेदार जो कि सामने खड़े हुए थे, इन लोगों ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी के बीच में हो हल्ला मच चुका था, इधर उधर हड़कंप सा मच चुका था। सभी लोग डर भी रहे थे, हैरान भी थे कि आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे है। ये हो हल्ला देखकर फ्यूनरल होम वाले लोग ये भी इस ताबूत के चारों ओर इकट्ठा हो चुके थे। इन लोगों ने अपना मोबाइल निकाला और सीधा 112 डायल किया, वहां का इमरजेंसी नंबर, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये करे तो करे क्या, ये आखिर भसड़ कैसी है। सो ये सारी चीजें देखकर फजीली जो कि अभी तक रो रहा था, वो हैरानी वाली आंखों से चुप होकर सीधा आगे की तरफ भागा। अपनी पत्नी को उसने बहुत जोर से गले लगा लिया। उसकी पत्नी जो अभी तक डीप ग्राउलिंग आवाजें निकाल रही थी, उसने वो आवाजें निकालनी बंद करी। उसने भी अपने शरीर को ढीला किया और दोनों हाथों से अपने पति को पकड़ लिया और जोर जोर से उसकी बाहों के अंदर ही सुबकियां सी भर रही थी। सामने खड़े हुए फगीलियो और फजीली के परिवार वाले जो कि अब खुद भी ताबूत के पास पहुंच चुके थे, उन सभी ने हेल्प करके फगीलियो को बाहर निकालने की कोशिश करी। सो इन लोगों ने बाहर निकालकर नीचे जमीन पर लेटा दिया। अब क्योंकि उसकी आंखें बहुत जोर से खुली हुई थी, लेकिन वो सिर्फ हाथ हिला रही थी, उसके पैर वगैरह नहीं हिल रहे थे। सो इतनी देर के अंदर ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी थी। इमरजेंसी सर्विस वाले वहां उतरे। उन लोगों ने फगीलियो को दोबारा से एम्बुलेंस के अंदर लोड किया और सीधा हॉस्पिटल लेकर जा चुके थे। बट जैसे अब की बार हॉस्पिटल पहुंचे, पीछे पीछे सभी रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे, और अगेन इन डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल के अंदर फगीलियो को डेड घोषित कर दिया। बट सभी रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैरान कि अभी तो हम उसको लेकर आए हैं, अभी अभी वो हमारे सामने उठकर बैठी थी, इतना सब कुछ हो गया और अब आप दोबारा से मरा हुआ बता रहे हो। सो एक दिन पहले सुबह सुबह जब फगीलियो अपने उस लिविंग हॉल से उठकर, सोफा से उठकर सीधा किचन में जा रही थी चाय बनाने के लिए, और उस टाइम पर उसको हार्ट अटैक आया था। और वो एक्चुअल में हार्ट अटैक था, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो उस हार्ट अटैक से नीचे जमीन पर जा गिरी। उस टाइम पर उसकी सांसें बहुत ही धीमी धीमी हो चुकी थी, उसकी नब्ज बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। बट ये चीज किसी ने नोटिस ही नहीं करी। सीधा उसको एम्बुलेंस के अंदर लोड करके हॉस्पिटल लेकर गए, और डॉक्टर्स ने भी कोई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं लगाए, उसके ऊपर हार्ट मॉनिटर वगैरह नहीं लगाया, ताकि पता तो चल सके कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है और ये क्या जिंदा है भी या नहीं। वहां जाते ही डॉक्टर्स ने जैसे उसके नाक के आगे उंगली लगाई, और सांस क्योंकि उसकी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बिल्कुल ही बिखरी हुई सांसें थी। उस टाइम पर डॉक्टर्स को लगा कि मर चुकी है और इसकी मौत का कारण हार्ट अटैक है, और सभी ने ये मान भी लिया और उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। फ्यूनरल होम वाले उसको अपने पास लेकर जा चुके थे, और अगली सुबह जैसे ही फगीलियो के बॉडी के अंदर इतनी हिम्मत बनी, उसकी आंखें खुली, वो अभी तक बेहोश थी, बट जैसे ही वो होश में आई, सभी को लग रहा था कि ये तो मरी हुई है, बट वो उस टाइम पर जिंदा थी। उसका जिंदा का ही अंतिम संस्कार किया जा रहा था। सो जैसे वो जिंदा हुई और उठकर बैठी, सभी लोगों को देखकर वो इतनी ज्यादा हैरान हुई, और जब उसको दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया गया, तब उसको एक बार फिर से हार्ट अटैक आ चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि पहले वाले हार्ट अटैक में तो उसकी जान नहीं गई, बट अब की बार हार्ट अटैक उसको इसलिए आया होगा क्योंकि जब उसकी आंखें खुली होगी, वो एक ताबूत के अंदर लेटी थी, सभी लोग उसका अंतिम संस्कार
कर रहे थे और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। ना ही वो कुछ अंदर से बोल पाई, ना ही वो कुछ समझ पाई, ना ही तुम लोग उसकी मदद कर पाए। इसी वजह से उसको दोबारा हार्ट अटैक आया और अब की बार उसकी मौत हो चुकी है। अब ये जो आप फोटो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक्चुअल फोटो है फगिलियो की दूसरी बार हॉस्पिटल ले जाते हुए। उसको कंबल के अंदर ढका गया था ताकि उसको कोई ठंड वगैरह ना लगे। रशिया में आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, सो उसको कपड़ों के अंदर ढक कर हॉस्पिटल ले जाया गया था। उससे पहले फोटो क्लिक की गई थी। मेरी इस दूसरी स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बने हुए हेंडरसन काउंटी के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर बने हुए जंगलों के बीच में 20 अक्टूबर 2021 की रात को दो कपल्स, रेचल और क्रिस, दूसरा कपल ऑटम और जेक, ये चारों लोग जंगल के अंदर बने हुए इस अपने घर के अंदर मौजूद थे। चारों का प्लान था कि आज की रात तो थोड़ी सी पार्टी शार्टी करेंगे। सो शाम हो चुकी थी, दिन ढल चुका था, बट उस टाइम पर रेचल को याद आया कि मेरे बालों का रंग थोड़ा सा फीका पड़ चुका है। उसने ऑटम को कहा कि ऑटम, तुम मेरे बालों का थोड़ा सा कलर लगा दोगी क्या? सो ऑटम ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। ऑटम सीधा अपने कबर्ड में गई, वहां से उसने वो हेयर डाई वगैरह निकाली और रेचल को साथ लेकर वो किचन वाले इलाके में गई, क्योंकि वहीं पर किचन वाली सिंक के अंदर सिर रखकर वो कलर वगैरह लगाने वाली थी। दूसरी तरफ जेक और क्रिस वो बाहर लिविंग हॉल के अंदर बैठकर आराम से बातें कर रहे थे, देख रहे थे कि आज की रात वो क्या क्या करने वाले हैं। बातों ही बातों में जेक ने क्रिस से कहा कि क्या तुम्हें पता है हमारे इस इलाके में जहां पर हमारा घर बना हुआ है, इस पूरे जंगली इलाके के अंदर बहुत टाइम से एक अफवाह सी चल रही है कि यहाँ पर ब्लैक पैंथर, एक काला तेंदुआ घूम रहा है। अब जैसे ये बात क्रिस ने सुनी, उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये चीजें उसने भी पहले सुन रखी थी। सो दोनों लोग इसके बारे में डिस्कस करने लगे। अब बेशक नॉर्थ कैरोलिना के इस हेंडरसन काउंटी के अंदर बहुत सारे तेंदुए हैं, लेकिन वो सारे नॉर्मल तेंदुए हैं। नॉर्मल वो ब्राउन कलर वाले तेंदुए आज तक देखे गए हैं, बट आज तक किसी ने वहां पर काले रंग का तेंदुआ नहीं देखा। लेकिन इससे ये बात बिल्कुल भी खारिज नहीं होती कि वहां ब्लैक कलर का तेंदुआ हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। सो ये दोनों इस तेंदुए के बारे में बात करने लगे कि यहाँ पर काफी बार वो तेंदुआ देखा गया है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, और जब भी कोई इस ब्लैक तेंदुए को देखता है तो या तो वो देखने वाला आदमी किसी शॉक में चला जाता है, या फिर वो तेंदुआ उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इनफैक्ट बात करते करते क्रिस ने तो यहाँ तक जेक को कह दिया कि मैंने उस काले रंग के तेंदुए को देखा है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं और रेचल बाहर हमारे कुत्ते को घुमा रहे थे और तभी सामने से जंगल के उस इलाके के अंदर मैंने उस काले रंग के तेंदुए को भागते हुए देखा था। अब जैसे ये बात जेक ने सुनी, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या सच में क्रिस तुमने उस काले रंग के तेंदुए को देखा है? बताओ ना मुझे कैसा होता है, बताओ ना उसकी डिटेल्स क्या है, वो और सभी तेंदुए से अलग कैसे है, उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। क्रिस ने जेक को बताया कि देखो उस टाइम पर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ऑब्वियसली मेरी जान का भी या फिर मेरे डॉग की जान का भी, क्योंकि उस टाइम पर हम दोनों तो बिल्कुल चुप थे, मैं और रेचल तो बिल्कुल चुप थे, लेकिन हमारा डॉग उसने उस काले रंग के तेंदुए की सुगंध को महसूस कर लिया था और उस सुगंध के पीछे वो बार बार जाने की कोशिश कर रहा था, बट हमने उसकी रस्सी पकड़ी हुई थी, वो हमसे छुटवा कर वहां से उस तरफ भागने की कोशिश कर रहा था और उसकी तरफ जोर जोर से भौंक रहा था। हमें यही चीज का डर था कि कहीं वो काले रंग का तेंदुआ इस डॉग की आवाज ना सुन ले और वो इसकी तरफ आ ना जाए। अब क्योंकि मैंने उस काले रंग के तेंदुए को देख लिया था, इसलिए मैं अपने साथ एक गन हमेशा रखता हूं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। अब इस बात को जेक ने बीच में ही रोका और जेक ने कहा कि देखो इसके बारे में मैंने भी सुना हुआ है, इसलिए मैं भी अपने साथ एक गन रखता हूं। सो इन दोनों के पास एक एक गन थी अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। अभी ये लोग सारी बातें कर ही रहे थे, इतनी देर में रेचल की आवाज अंदर किचन से आई और उसने क्रिस को बुलाया। सो क्रिस वहां सोफे से उठकर सीधा उस किचन की तरफ गया, वहां जाकर रेचल से पूछने लगा कि हाँ जी बताओ क्या हुआ। रेचल ने कहा कि मैं अपने फोन के ऊपर इस ऑटम को एक वीडियो दिखा रही थी यूट्यूब के ऊपर कि कैसे बालों को डाई किया जाता है, बालों के अंदर एक्चुअल में कलर कैसे लगाया जाता है, बट इससे पहले कि मैं इसको वीडियो दिखा पाती मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई। सो तुम माइंड ना करो तो तुम अपने घर पर जाकर मेरा चार्जर उठाकर ला सकते हो। एक्चुअल में जिस घर पर ये रुके हुए थे ये जेक और ऑटम का घर था। क्रिस और रेचल यहाँ पर एज ए गेस्ट आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए, पिकनिक वगैरह और रात की पार्टी शार्टी वगैरह। सो जैसे ये बात क्रिस ने सुनी उसको थोड़ा सा अजीब तो लगा, क्योंकि उसके माइंड में अभी अभी वो काले रंग का तेंदुआ घूम रहा था और ये सारी बातें उसके माइंड में चली रही थी। और इतनी रात के टाइम पर इस घर से बाहर निकलना, अपने घर तक जाना और वहां से चार्जर उठाकर वापस आना, ऑब्वियसली रिस्की काम तो था ही, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता था। सो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है जनाब, मैं अभी जाता हूँ, आपके लिए चार्जर लेकर आता हूँ। जैसे ये क्रिस इस घर से बाहर निकलने वाला था, इतने में ही पीछे से जेक ने आवाज लगाई कि हे क्रिस वहीं पर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सो जेक ने भी अपनी गन उठाई, अपने कवर में लगाई और ये दोनों लड़के अब इस घर से बाहर निकलकर सीधा दूसरे घर में जाने वाले थे, वहां से चार्जर उठाने। सो जैसे ये दोनों लड़के इस घर से बाहर निकले, बाहर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ठंड, सो इन लोगों ने अपने अपने हाथ जेब के अंदर डाले और धीरे धीरे करके वो उस दूसरे घर की तरफ जा रहे थे चार्जर लेने के लिए। बट चलते चलते इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम रास्ते पर बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे, हो सके तो मिनिमल ही हम आपस में बात करने की कोशिश करेंगे या फिर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे और अपने हाथ और अपने पैरों को बिल्कुल दबाकर बहुत ही सटीकता से इस रोड के ऊपर चलेंगे, ताकि
दो इसके फायदे होंगे। एक तो हमारे आसपास अगर कोई आवाज एक्स्ट्रा होगी तो हम उसे सुन सकते हैं, और दूसरा हमारे शरीर से अगर कम आवाज आएगी तो अगर हमारे आसपास कोई काले रंग का तेंदुआ हुआ तो वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि हम यहाँ से निकल गए हैं। और तीसरा, हमारे पास गन तो है ही, सो हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। तो ये दोनों बिल्कुल ही कम आवाज करते हुए उस रोड के ऊपर चलते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगे। जेक ने अपनी फ्लैश लाइट वो भी अपने साथ ले रखी थी अपने घर से, तो उसने अपनी फ्लैश लाइट भी धीरे से ऑन करी, उसको एक नंबर के ऊपर सेट किया, ज्यादा रोशनी नहीं करी उसने। सो अपनी फ्लैश लाइट को लेकर वो उस रास्ते पर आगे की तरफ जा रहे थे। अभी तक इनको कोई भी ऐसी खास आवाज सुनाई नहीं दी, सिर्फ आवाज आ रही थी तो उल्लुओं की जो दूर बैठे हाउलिंग कर रहे थे। इसके अलावा आसपास छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो कि जिनकी पत्तियों के अंदर चलने की आवाज आ रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो ये लोग अभी आधे रास्ते पर पहुंचे ही थे और तभी जेक की फ्लैश लाइट के सामने किसी की दो आंखें सामने झाड़ियों में से चमक रही थी। और जैसे ही जेक ने देखा उसने तुरंत क्रिस को कहा कि क्रिस वो देखो सामने दो आंखें चमक रही हैं। और जैसे ये चीज इन लोगों ने देखी, जेक ने एक हाथ से फ्लैशलाइट पकड़ी हुई थी और दूसरा हाथ अपना गन के ऊपर रखा हुआ था, और दूसरी तरफ क्रिस ने भी अपने दोनों हाथ गन के ऊपर रखे हुए थे, क्योंकि ये दोनों लड़के तैयार थे, सामने चाहे कुछ भी हो ये सीधा अपनी गन निकाल कर इसको शूट कर देंगे। बट इससे पहले कि वो शूट करते, वो नोटिस करना चाह रहे थे कि आखिर आगे है क्या एक्चुअल में यहाँ पर काले रंग का तेंदुआ है। सो इन लोगों ने वेट किया और धीरे से जेक ने अपनी फ्लैशलाइट का आगे से वो लेंस घुमाया ताकि इसकी रोशनी थोड़ी और ज्यादा तेज हो जाए। सो जैसी रोशनी तेज हुई, झाड़ियां जो कि सामने हिल रही थी और उसके अंदर से दो आंखें क्लियरली चमक रही थी, वो आंखें धीरे धीरे बड़ी हुई। इन दोनों के दिल की धड़कन बहुत जोर जोर से धड़क रही थी कि क्या पता है काला तेंदुआ इनके ऊपर हमला कर दे। क्रिस ने तो यहां तक कह दिया कि जेक आई थिंक हमें गोली चला देनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता सामने कौन हो सकता है। इससे पहले कि ये दोनों डिसाइड कर पाते, इतने में ही वो झाड़ियां वहां से हटी और ये सामने से जो दो आंखें थी उसकी अब वो क्लियर पिक्चर देख सकते थे। ये कोई काला तेंदुआ नहीं बल्कि एक रकून था जो कि इस रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा हंसे और आपस में डिस्कस करते हुए आगे की तरफ निकल चुके थे। सो थोड़ी दूर चलने के बाद ये क्रिस के घर पर पहुंच चुके थे। दोनों लड़के अंदर गए। रेचल का उन्होंने चार्जर उठाया और अपने साथ लिया, अपनी जेब में रखा, और ये दोनों लड़के वापस से इस घर को लॉक करके दोबारा से जेक के घर की तरफ जाने लगे। सो वापस ये लोग अब उसी जंगली रास्ते के ऊपर चढ़े और धीरे धीरे कर बिना आवाज करते हुए ये लोग अपने इस घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बट अब की बार वापस जाते हुए रास्ते में इन दोनों लड़कों ने डिस्कस किया कि यार यहाँ कुछ तो अजीब है, क्योंकि हम जब आए थे उस टाइम पर हमें उल्लुओं के हाउलिंग की आवाज आ रही थी। यहाँ आसपास कीड़े मकोड़े थे जो झाड़ियों के अंदर चल रहे थे और हवा भी चल रही थी। बट अब ना तो वो हवा चल रही, ना ही वो उल्लू हाउल कर रहे, और ना ही यहाँ कोई कीड़े मकोड़े आसपास झाड़ियों के अंदर आवाजें कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? सो इन लोगों ने अपने और ज्यादा पैर दबाए ताकि इनके पैरों से आवाज ना निकले, क्योंकि अगर इनके पैरों से आवाज निकली अब तो बिल्कुल शांत हो चुका है पूरा जंगल, किसी को भी दूर तक इनकी आवाज सुनाई देगी। सो बिल्कुल पैर दबाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब लगभग जेक के घर से तकरीबन सिर्फ 50 फीट दूर थे, और तभी इनको साइड राइट हैंड साइड वाली अपने झाड़ियों के अंदर एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई दी। जी हाँ, जैसे ही जेक ने अपनी फ्लैश लाइट उन झाड़ियों की तरफ करी, उसने नोटिस किया एक बहुत बड़ी झाड़ियों का गुच्छा बहुत जोर जोर से हिल रहा है। उस फ्लैश लाइट की रोशनी में इन दोनों ने गौर से उस झाड़ी को देखना शुरू किया। क्रिस तो बार बार बोल रहा था कि जेक इसको यहीं छोड़ो, हमें हमारा घर बिल्कुल सामने दिख रहा है, हम अपने घर पे भाग चलते हैं, जो भी चीज होगी वो हमारा घर तक पीछा नहीं कर पाएगी, हम तेजी से भागेंगे। बट जेक ने कहा कि एक बार देख तो लेते हैं कि आखिर है क्या, ये झाड़ी इतनी तेजी से क्यों हिल रही है। और इतने में ही देखते देखते उस झाड़ी के अंदर से बहुत ही अजीब सी डीप गर्गलिंग आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बैठकर कोई झाड़ी के अंदर गुर्रा रहा है। और जैसी आवाज इन दोनों ने सुनी, इन दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब की बार कंफर्म हो चुके थे कि ये झाड़ी के अंदर जो भी कोई है ये रकून तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। जैसे जैसे वो लो डीप गर्गलिंग की आवाज उस झाड़ी से बढ़ रही थी, वो झाड़ी और ज्यादा तेजी से हिलने लगी। अब इन दोनों को असली डर लग रहा था, और जैसे ही इस झाड़ी ने बहुत तेजी से हिलना शुरू किया, इन दोनों ने एक दूसरे की आंखों की तरफ देखा, क्योंकि इन दोनों के माइंड के अंदर एक ही चीज चल रही थी। जो ये चीज समझ रहे थे शायद वो ही चीज वहीं पर थी। जी हाँ, काले रंग का तेंदुआ। जैसी ये बातें इन दोनों के माइंड में आई, इन दोनों ने तुरंत अपनी गन निकाली और सीधा उस झाड़ी की तरफ एम कर दिया। और दूसरी तरफ जेक ने अपने एक हाथ से फ्लैशलाइट भी पकड़ी हुई थी, और ये क्रिस अपने हाथ में अपनी पिस्टल लेकर उस झाड़ी की तरफ एम करके खड़ा हुआ था, ताकि जो भी कुछ चीज होगी, क्योंकि अब ये तो पक्का था कि वो चीज हिल रही है और उस चीज ने इन दोनों को नोटिस कर लिया है, और वो चीज इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए भी तैयार है। किसी भी टाइम वो इनके ऊपर झपट सकती है। सो इन दोनों ने अपनी अपनी पिस्टल्स सामने की तरफ तैनात करी। अब ये लोग वेट कर रहे थे कि कब वो चीज यहां से निकलकर उनके पास आएगी। दोनों ने अपनी गन उस झाड़ी की तरफ पकड़ी हुई थी, और इतने में ही क्रिस ने कहा कि जेक हो सकता है ये चीज जो भी है हम इसके ऊपर शूट ना करें, क्योंकि हो सकता है ये चीज अपने आप ही जंगल के अंदर चली जाए, हम इसको डराने की भी कोशिश कर सकते हैं। बट जेक ने मना किया कि नहीं, अगर हम आवाज निकालेंगे तो ये चीज हमारे पास और ज्यादा तेजी से आएगी, इसलिए हमें बिल्कुल क्वाइट रहना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। अगर इसने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करी तो हम इसके ऊपर फायर कर देंगे। बट दोनों के बीच में डिसाइड हुआ कि अगर हमें गोली चलानी ही है तो हम उसके बाहर निकलने का वेट क्यों कर रहे हैं, हम इस झाड़ी के ऊपर ओपन फायर भी तो कर सकते हैं, जो भी चीज होगी वो अंदर ही मर जाएगी। सो
सो इन दोनों ने, जेक ने अपनी फ्लैशलाइट के साथ पकड़कर उस गन को, दूसरी तरफ क्रिस ने, जिसने अपने दोनों हाथों से अपनी पिस्टल पकड़ी हुई थी, अपनी पिस्टल से दोनों लड़कों ने मिलकर ओपन फायर करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ओपन फायर हुई उतने में ही एक नई आवाज उन्हें सुनाई दी। और जैसे इन लोगों ने आवाज सुनी, इन लोगों ने अपनी गन वहीं पर छोड़ दी, क्योंकि जिसके ऊपर उन्होंने गोली चलाई थी ये कोई पैंथर नहीं था, ये कोई काले रंग का तेंदुआ नहीं था। जी हाँ, जिस टाइम पर ये जेक और क्रिस जेक वाले घर से, मतलब कि जहां पर वो रेचल और ऑटम बैठे हुए थे, वो कलर डाई वगैरह कर रहे थे, उस घर से निकले चार्जर लेने के लिए क्रिस के घर से, और क्रिस के घर से चार्जर लेकर वापस आए, उतने में ही इस घर पर, मतलब कि जहां रेचल और ये ऑटम बैठे हुए थे, इन दोनों ने पानी पीने के लिए फ्रिज को खोला तो इन दोनों को फ्रिज के अंदर एक्सपायर हो चुके अंडे दिखाई दिए, उसका वो डब्बा दिखाई दिया। वो डब्बा इन्होंने बाहर निकाला और देखने लगे कि यार अंडे तो खराब हो चुके हैं, क्यों ना इससे थोड़ा सा एक प्रैंक किया जाए। प्रैंक के लिए इन्होंने प्लान बनाया कि ये दोनों लड़कियां अपने घर से बाहर निकलकर घर के पास वाली किसी झाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाएंगे, और क्योंकि इनके घर पे आने का एक ही रास्ता है, सो जैसे ये दोनों यानी कि जेक और क्रिस वापिस आएंगे अपने घर के ऊपर, ये इनके ऊपर हमला करेंगे। पहले उनको डराएंगे वो झाड़ी वगैरह हिलाकर, और बाद में इनके ऊपर वो अंडे वगैरह फेंकेंगी ताकि उनको सच में लगे कि यहाँ कोई आ गया है उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो जैसे ही जेक और क्रिस वो चार्जर लेकर वापस आए, उन दोनों के माइंड में पहले वो काले रंग के तेंदुए का डर, और दूसरी तरफ ये दोनों लड़कियां रेचल और ऑटम, ये दोनों अब बाहर निकलकर इस बुश के अंदर बैठ चुकी थी। और जैसे उन्होंने नोटिस किया कि वो फ्लैशलाइट लेकर जेक और क्रिस आ रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर धीरे धीरे उस बुश को हिलाना शुरू कर दिया, उससे आवाजें निकालनी शुरू कर दी, और अपने हाथ में वो अंडे लेकर तैयार थी फेंकने के लिए कि जैसे वो इस बुश को क्रॉस करेंगे उतने में वो पीछे से उसके ऊपर अंडे मारेंगे। सो इन्होंने धीरे धीरे उस बुश को हिलाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ इनके बॉयफ्रेंड्स को लग रहा था कि ये कोई काले रंग का तेंदुआ है। जी हाँ, इस टाइम पर जेक और क्रिस को लग रहा था कि अगर ये सच में कोई काले रंग का तेंदुआ है तो अगर हमने इसके ऊपर हमला नहीं किया तो ये हमारे ऊपर हमला कर देगा, इसलिए हमें इसको यहीं पर निपटा देना चाहिए। तो जैसे इन दोनों ने अपनी पिस्टल निकाल कर वो डिस्कस करते हुए फाइनल डिसीजन लिया कि शूट करेंगे, इन दोनों ने ओपन फायर किया उस झाड़ी के ऊपर, और तभी उनको एक बहुत ही जोर की चिल्लाहट सुनाई दी, और ये चिल्लाहट किसी और की नहीं बल्कि ऑटम की थी। और जैसे ही उन्होंने चिल्लाहट सुनी, इन दोनों ने अपनी गन्स को वहीं पर ड्रॉप कर दिया। जी हाँ, ऑटम इसलिए चिल्लाई थी क्योंकि उसको गोली नहीं लगी थी, रेचल को लगी थी। और जिस टाइम पर इन लोगों ने वो बंदूकें छोड़ी, लिटरली सारी की सारी गोलियां सीधा जाकर रेचल को लगी, और रेचल ऑन द स्पॉट मर चुकी थी, उसकी वहीं पर जान चली गई। पुलिस वालों को मौके पर बुलाया, उनकी गाड़ियां चाँव चाँव करते हुए सीधा क्राइम सीन पर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, और दूसरी तरफ जेक और क्रिस को कब्जे में लिया, उनको हिरासत में लिया, उनको पुलिस स्टेशन लेकर गई, उनकी अच्छे से पूछताछ की गई। बट ये सामने आया कि ये जस्ट एक एक्सीडेंट था, लिटरली एक प्रैंक था, एक एक्सीडेंट था। इसमें किसी की कोई भी इंटेंशन नहीं थी ऐसा कुछ करने की, क्योंकि किसी ने कोई नशा नहीं किया हुआ था। प्लस जेक और क्रिस जिससे इन्होंने फायरिंग करी, वो बंदूक इनकी लाइसेंस थी, मतलब ये अपनी सेफ्टी के लिए इसको चला सकते थे। सो इस एवज में रेचल की मौत को बिल्कुल एक प्योरली एक्सीडेंट माना गया, और किसी के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं बना, कोई केस नहीं चला। इसके अलावा आज तक इस इलाके में रहने वाले लोगों के पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है कि यहाँ कोई काले रंग का तेंदुआ घूम रहा है, या फिर वो कभी आया भी था। सो आज की थी मेरी 2 स्टोरीज। आपको इनके बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करनी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहीं पर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूं। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। ब्रॉडकास्ट चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें, वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट हितेश कुमार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।